नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे का यह कृषि तथा व्यापार जगत से जुड़ा विश्लेषण पर जाने से पहले देख लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस क्या कहती हैं। पंजाब हरियाणा के चावल किसानों के लिए खुशखबरी, अब किसान सिर्फ अनाज नहीं कार्बन भी उगाएंगे। कार्बन क्रेडिट से प्रति एकड़ हजारों की अतिरिक्त कमाई। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का दबाव वाला दांव, ग्रीनलैंड प्लान का विरोध पड़ा महंगा। ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की दी धमकी। पाकिस्तान के चावल निर्यात में उछाल, लेकिन भारत अब भी नंबर 1। बासमती में पाकिस्तान की छलांग, फिर भी ग्लोबल राइस मार्केट में भारत का दबदबा कायम। भारत में चावल का रिकॉर्ड भंडार, सरकार की नई तैयारी, एफसीआई के गोदामों में बफर से 9 गुना ज्यादा चावल, सरकार सस्ते दाम पर सीधे बेचने की योजना में। अब चलिए विस्तार से देखते हैं इन खबरों का पूरा विस्तृत विश्लेषण। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी और उम्मीद भरी खबर की, जो हमारे पंजाब और हरियाणा के चावल किसानों के लिए है। ये खबर है कार्बन क्रेडिट की, यानी पर्यावरण बचाने के बदले पैसे कमाने की नई राह। कल्पना कीजिए, आप खेत में चावल उगा रहे हैं, लेकिन अब पुराने तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे तरीके से जो पानी बचाए, मिट्टी को मजबूत बनाए, हवा में प्रदूषण कम करे और सबसे खास बात, आपको अतिरिक्त पैसे भी दे। ये सब हो रहा है ग्रो इंडिगो नाम की कंपनी के एक बड़े पायलट प्रोग्राम के जरिए। ये कंपनी भारत की महाइको और अमेरिका की इंडिगो एजी का ज्वाइंट वेंचर है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है। बहुत आसान भाषा में समझें, जब आप अपने खेत से ऐसे काम करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस हवा में कम जाती है, तो आपको एक तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। इसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट। कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस चावल के खेतों से बहुत निकलती है। एक क्रेडिट लगभग 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होना है। ये क्रेडिट बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं, जैसे एयरलाइंस, फैक्ट्रीज, जो अपना प्रदूषण कम नहीं कर पाती। वो इसे खरीदकर कहती हैं हमारा बैलेंस अब ठीक है। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम में किसान को 75% पैसा मिलता है, बाकी का पैसा कंपनी और सत्यापन में चला जाता है। पंजाब हरियाणा में क्या हो रहा है? अभी जनवरी 2026 में एक बड़ी खबर आई है कि ग्रो इंडिगो का पहला बड़ा प्रोजेक्ट, आदि प्रोजेक्ट VCS 2590 नाम से वेरा अप्रूव हो गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन स्टैंडर्ड है। इसके तहत पंजाब और हरियाणा में लगभग 30,000 एकड़ खेत कवर हो चुके हैं। इनसे पहले ही 50,000 एकड़ से अधिक कार्बन क्रेडिट जारी हो चुके हैं। ये भारत में सॉइल कार्बन यानी मिट्टी में कार्बन स्टोर करने का पहला बड़ा हाई क्वालिटी इशू है, खासकर छोटे किसानों के लिए। कंपनी का लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2027 तक हर साल 10 लाख कार्बन क्रेडिट बनाना और प्रोग्राम को लाखों एकड़ तक ले जाना। किसान इसके लिए क्या क्या नए तरीके अपना रहे हैं? सबसे मुख्य तरीके हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, DSR, यानी बीज सीधे खेत में बोना, नर्सरी और ट्रांसप्लांटिंग नहीं करना। इससे 30% तक पानी बचता है और मीथेन गैस बहुत कम निकलती है। लो टिलेज या जीरो टिलेज, खेत को बार बार जोतना नहीं, जिससे मिट्टी में कार्बन ज़्यादा समय तक रहता है। फसल के अवशेष को जलाना नहीं, यानी कि पराली को जलाना नहीं, बल्कि मिट्टी में मिलाना। सही खाद और पानी का इस्तेमाल करना। इन सब से न सिर्फ पर्यावरण बचता है, बल्कि मिट्टी और अधिक उपजाऊ बनती है, पानी की बचत होती है, भूजल स्तर नीचे नहीं गिरता है, फसल की पैदावार भी अच्छी रहती है और सबसे ऊपर प्रति एकड़ लगभग 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है, यानी किसान को अतिरिक्त कमाई हो जाती है, एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। अगर कार्बन क्रेडिट की कीमत की हम बात करें तो ये 3,000 से 4,000 के आसपास रहा है। तो 75% हिस्से से किसान को प्रति एकड़ 2 से 3,000 रुपए सालाना एक्स्ट्रा मिल सकता है, यानी कि अगर किसी का 10 एकड़ का खेत है तो उसे 20 से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा। ये छोटी रकम नहीं है, खासकर जब खेती की लागत बढ़ रही हो। ये प्रोग्राम किसानों के लिए कितना फायदेमंद है, तो दोस्तों ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये एक नई सोच है। किसान अब सिर्फ अनाज नहीं उगा रहा, बल्कि कार्बन भी उगा रहा है, जैसे दूसरी फसल। ये भारत के 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य में बहुत बड़ा योगदान होगा। इससे स्मॉग की समस्या भी कम हो सकती है, छोटे किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि कंपनी ग्रुप में छोटे खेतों को जोड़कर काम करती है। लेकिन चुनौतियां भी हैं इसके सामने। सच बताएं तो सब कुछ आसान नहीं, नया तरीका सीखना पड़ता है, शुरुआत में मेहनत अधिक लगती है,
ट्रेनिंग और सपोर्ट की आवश्यकता होती है। वैसे ग्रो इंडिगो इसके लिए लोगों को भेजती है, लेकिन क्या वह पर्याप्त होगा? क्रेडिट की कीमत की अगर हम बात करें तो बाजार में यह ऊपर नीचे होती रहती है। सारे खेत अभी कवर नहीं हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर भी जनवरी 2026 में पहला बड़ा क्रेडिट जारी होना ये दिखाता है कि ये सपना सच हो रहा है। दोस्तों, यदि आप पंजाब या हरियाणा के किसान हैं या उनके परिवार में कोई हैं तो ग्रो इंडिगो से संपर्क करें। ये प्रोग्राम आपको न सिर्फ अच्छी कमाई देगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर मिट्टी और हवा भी छोड़ेगा। ये खबर बताती है कि खेती अब सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट और पर्यावरण के साथ कमाई का रास्ता भी बन सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए कि क्या आप ऐसे तरीके अपनाना चाहेंगे जिससे पर्यावरण को लाभ होगा, और आप पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर बात करते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है। ये खबर है ग्रीनलैंड प्लान का विरोध करने पर डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस समेत 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की। ये टैरिफ मतलब आयात पर अतिरिक्त टैक्स जो इन देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर लगेगा। यह ट्रंप का ब्लैकमेल ही है, जो मानो कह रहे हैं ग्रीनलैंड हमें दे दो वरना तुम्हारे सामान पर पैसे और अधिक लेंगे। ये सुनने में फिल्मी तो लगता है, लेकिन ये असली राजनीति है जो दुनिया के रिश्तों को हिला सकती है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं ये ग्रीनलैंड प्लान भला क्या है। दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन यह खुद का शासन चलाता है। ये आर्कटिक इलाके में है जहां बर्फ पिघल रही है और नए रास्ते खुल रहे हैं, जैसे जहाजों के लिए नए रूट, तेल गैस के भंडार और सैन्य महत्व। ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि वो कहते हैं ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। 2019 में भी ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात की थी, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। अब 2026 में ट्रंप फिर से ये प्लान लेकर आए हैं, कह रहे हैं अमेरिका ग्रीनलैंड को पूर्ण रूप से ले लेगा, मतलब खरीदेगा या कंट्रोल करेगा। लेकिन डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड जैसे देशों ने इसका विरोध किया है। वो कहते हैं ग्रीनलैंड डेनमार्क का है और हम यूरोपीय यूनियन के साथ खड़े हैं। ये विरोध इसलिए क्योंकि ग्रीनलैंड जलवायु परिवर्तन का केंद्र है। वहां की बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और ये पर्यावरण के लिए एक बड़ा मुद्दा है। प्लस ये यूरोप की एकता का भी सवाल है। अब आते हैं टैरिफ की डिटेल्स पर। ट्रंप ने 17 जनवरी 2026 को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, ये देश हमारे प्लान का विरोध कर रहे हैं, तो अब उनके सामान पर 10% टैरिफ लगेगा। ये टैरिफ 1 फरवरी 2026 से शुरू होगा और अगर जून 1 तक ग्रीनलैंड पर डील नहीं हुई तो ये 25% तक बढ़ जाएगा। किन देशों पर है? डेनमार्क ग्रीनलैंड का मालिक, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड ये सब यूरोपीय यूनियन के सदस्य या करीबी सहयोगी हैं। ये टैरिफ मतलब है क्या? उदाहरण से अगर हम समझें, अगर फ्रांस से वाइन आती है अमेरिका तो अब वो 10% महंगी हो जाएगी। यूके से कारें या जर्मनी से मशीनरी आती हैं तो सब पर एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। अमेरिका इन देशों से अरबों डॉलर का सामान आयात करता है, तो ये एक बड़ा झटका हो सकता है। अमेरिका और ट्रंप को क्या फायदा होगा? ट्रंप की रणनीति है अमेरिका फर्स्ट। वो कहते हैं ये टैरिफ से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां मजबूत होंगी। किन देशों पर टैरिफ लगाने की बात हो रही है? डेनमार्क जो ग्रीनलैंड का मालिक है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड ये सब यूरोपीय यूनियन के सदस्य या करीबी सहयोगी हैं। ये टैरिफ मतलब है क्या? उदाहरण से अगर हम समझें, अगर फ्रांस से वाइन आती है अमेरिका तो अब वो 10% वहाँ महंगी हो जाएगी। यूके से कारें या जर्मनी से मशीनरी, सब पर एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। अमेरिका इन देशों से अरबों डॉलर का सामान आयात करता है, तो ये एक बड़ा झटका है। अमेरिका और ट्रंप को क्या फायदा है? ट्रंप की रणनीति है अमेरिका फर्स्ट। वो कहते हैं ये टैरिफ से अमेरिकी कंपनियां मजबूत होंगी क्योंकि विदेशी सामान महंगा हो जाएगा और लोग लोकल सामान खरीदेंगे। प्लस ये दबाव बनाकर ग्रीनलैंड डील करवाना चाहते हैं, अर्थात या तो मानो या पैसे दो। ग्रीनलैंड मिला तो अमेरिका को आर्कटिक में मजबूत पोजीशन मिलेगी रूस और चीन से मुकाबला करने के लिए। वहां सैन्य बेस बना सकते हैं, संसाधन निकाल सकते हैं। ट्रंप के समर्थकों को लगता है ये स्मार्ट मूव है।
जो अमेरिका को और ताकतवर बनाएगा। लेकिन चुनौतियां और नुकसान भी कम नहीं है दोस्तों। ये आसान नहीं है। यूरोपीय नेता भड़क गए हैं। यूरोपीय यूनियन चीफ ने कहा, हम एकजुट हैं, ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने एंटी कोर्सन इंस्ट्रूमेंट की बात की, मतलब यूरोपीय यूनियन भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगा सकता है। डेनमार्क में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं। आर्थिक नुकसान की बात करें तो यूरोप से अमेरिका को निर्यात कम हो सकता है, नौकरियां जाएंगी और महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका के लिए भी समस्या है। सहयोगी देश नाराज हो जाएंगे, नाटो जैसे गठबंधन कमजोर होंगे। प्लस ये कदम ट्रेड वॉर शुरू कर सकता है, जैसे 2018 में ट्रंप ने स्टील पर टैरिफ लगाया था। बड़े स्तर पर क्या असर पड़ने वाला है, ये सिर्फ अमेरिका यूरोप की लड़ाई नहीं। ग्रीनलैंड जलवायु परिवर्तन का बड़ा मुद्दा है। अगर अमेरिका कंट्रोल लेगा तो पर्यावरण नीतियां बदल सकती हैं। भारत जैसे देशों पर असर होगा। हम यूरोपीय यूनियन से बहुत व्यापार करते हैं, अगर वो महंगा हुआ तो चेन रिएक्शन हो सकता है। प्लस वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट गिर सकते हैं। लेकिन आखिरी बात यह है दोस्तों कि ट्रंप का ये कदम एक जोखिम भरा दांव है। या तो ग्रीनलैंड मिलेगा या रिश्ते खराब होंगे। दुनिया को चाहिए कि डिप्लोमेसी से बात हो, न कि टैरिफ से। भारत जैसे तटस्थ देश मध्यस्थता कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको जलवायु परिवर्तन से लड़ना है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले विश्लेषण की तरफ। अब हम उस खबर पर बात करेंगे जो पाकिस्तान के बासमती चावल के निर्यात में धमाके की है। दिसंबर 2025 में 14% की बढ़ोतरी, बासमती में 50% से अधिक का उछाल, और अब पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन गया है, वियतनाम को पीछे छोड़कर। लेकिन दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि क्या ये हमारे लिए चुनौती की तरह है। आइए सरल भाषा में इसे समझते हैं कि क्यों और पूरा सीन आखिर है क्या। भारत का दबदबा अभी भी बरकरार है। साल 2025 में भारत ने कुल 21.55 मिलियन टन यानी 2 करोड़ 15 लाख टन से अधिक चावल का निर्यात किया है। ये 2024 से 19.4% अधिक है। ये लगभग रिकॉर्ड लेवल है। 2022 के 22.3 मिलियन टन के करीब। भारत दुनिया के कुल चावल निर्यात का 40% से अधिक हिस्सा कवर करता है। मतलब दुनिया के हर 10 में से 4 पैकेट चावल भारत से जाते हैं। इसमें नॉन बासमती चावल की शिपमेंट 25% बढ़कर 15.15 मिलियन टन हो गई, और बासमती भी 8% बढ़कर रिकॉर्ड 6.4 मिलियन टन पहुंच गया। पाकिस्तान का दिसंबर 2025 में 4.89 लाख टन निर्यात बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे साल के लिहाज से भारत का स्केल बहुत बड़ा है। भारत अकेला थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान के कुल निर्यात से भी अधिक निर्यात करता है। बासमती में सीधी टक्कर है। बासमती में भारत और पाकिस्तान दोनों बड़े प्लेयर हैं। पाकिस्तान ने दिसंबर में बासमती का भारी उछाल दिखाया, क्योंकि कुछ बाजारों में भारतीय चावल पर टैरिफ या कीमत का इशू था। पाकिस्तान ने क्वालिटी और नए रूट जैसे सेंट्रल एशिया पर फोकस किया, लेकिन भारत ने 2024-25 में एक्सपोर्ट पर सारे प्रतिबंध हटा दिए थे। अब नॉन बासमती और बासमती दोनों फ्री हैं। नतीजा, भारत की कीमतें बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई हैं और ग्लोबल प्राइस गिर गए हैं। पाकिस्तान को अभी कुछ महीनों का फायदा मिला है, लेकिन लंबे समय में भारत की वापसी से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पर और दबाव बढ़ेगा। उदाहरण के लिए हम ऐसे समझें कि यूएई, सऊदी, ईरान जैसे बड़े बाजार जहां दोनों कम्पीट करते हैं, भारत की क्वालिटी और वॉल्यूम से मैच करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। भारतीय किसानों और एक्सपोर्टर्स के लिए इस खबर के क्या मायने हैं? अच्छी बात तो यह है कि भारत का कुल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर है, किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है, देश को विदेशी मुद्रा आ रही है, और चुनौतियां भी जो हैं वो क्या हैं वो भी समझने वाली बात है। बासमती में पाकिस्तान का बढ़ता शेयर हमारे प्रीमियम मार्केट विशेषकर मिडिल ईस्ट और यूरोप को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारत की ताकत, बड़े प्रोडक्शन, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट सपोर्ट से हम जल्दी रिकवर कर लेते हैं। दोस्तों, कंपटीशन अच्छी बात है। ये दोनों देशों के किसानों को बेहतर क्वालिटी बनाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन भारत का दबदबा इतना मजबूत है कि पाकिस्तान का एक महीने का अच्छा परफॉर्मेंस पूरे साल का खेल नहीं बदल सकता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की विश्लेषण की तरफ, और अगली खबर ये है जो हमारे किसानों की मेहनत का नतीजा भी है, लेकिन साथ ही कुछ चिंताएं भी लेकर आ रही है।
सरकार के पास चावल का रिकॉर्ड स्टॉक जमा हो गया है और जनवरी 2026 की शुरुआत में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में इतना अधिक चावल है कि यह जरूरी बफर स्टॉक से 9 गुना ज़्यादा है। अब सरकार सोच रही है कि इस एक्स्ट्रा चावल को सीधे आम लोगों को सस्ते दाम पर बेचा जाए, राशन दुकानों या थोक के अलावा। ये स्टोरेज का बोझ कम करेगा और बाजार में कीमतें भी कंट्रोल में रखेगा। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दर्शकों, ये खबर हमारे कृषि सेक्टर की ताकत दिखाती है। एफसीआई के पास 1 जनवरी 2026 को लगभग 309 लाख टन तैयार चावल और लगभग 552 लाख टन धान है। धान को चावल में बदल कर देखें तो कुल लगभग 68 मिलियन टन। बफर नॉर्म्स कहते हैं कि 7.61 लाख टन होना चाहिए, मतलब स्टॉक 9 गुना से अधिक है। ये रिकॉर्ड लेवल है और सरकार अब इसे डायरेक्ट सेल के जरिए आम आदमी तक पहुंचाने की सोच रही है, जैसे भारत राइस स्कीम या रिटेल चैनल्स के द्वारा। इससे स्टोरेज की दिक्कत कम होगी और महंगाई पर कंट्रोल रहेगा। लेकिन यह सिर्फ अच्छी बात नहीं, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। तो पहले यह समझते हैं कि ये स्टॉक इतना ज़्यादा कैसे हो गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक देश है, ये तो अब आप लोग जान ही चुके हैं। पिछले 4-5 सालों से बम्पर फसल हो रही है। अच्छी बारिश, बेहतर बीज और किसानों की मेहनत से ये हमने रिजल्ट्स अचीव किए हैं। सरकार एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद कर रही है। हर साल 52 से 55 मिलियन टन धान खरीदती है। 2025 में खरीफ सीजन में ही रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुआ और दिसंबर 2025 तक स्टॉक 57.57 मिलियन टन पहुंच गया। पिछले सालों में एक्सपोर्ट बैन हटने से निर्यात बढ़ा। 2025 के पहले 10 महीनों में 18.49 मिलियन टन एक्सपोर्ट हुआ, जो 37% अधिक है। लेकिन फिर भी स्टॉक बढ़ता गया क्योंकि प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट निर्यात और घरेलू इस्तेमाल से अधिक रहा। पीएमजीकेएवाई और पीडीएस से सालाना 36 से 38 मिलियन टन घटता है, लेकिन खरीद इससे अधिक होने से एक्स्ट्रा बच जाता है। इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वजह साफ है, एमएसपी से किसानों को फायदा हुआ, लेकिन सरकार के गोदाम फुल हो गए। स्टोरेज कॉस्ट प्रति क्विंटल लगभग 4,173 रुपए तक पहुंच गई। अब अगर हम ये देखें कि स्टॉक बढ़ने से किस किस पर क्या क्या असर पड़ रहा है, तो किसानों पर उनके लिए अच्छा असर है। एमएसपी पर अच्छी खरीद से उनकी कमाई सुरक्षित हुई। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के किसान खुश हैं क्योंकि सरकार सब खरीद रही है। लेकिन लंबे समय से ज़्यादा चावल उगाने से पानी की कमी हो रही है, भूजल गिर रहा है, जो चिंता की बात है। अगर हम मिलर्स की बात करें तो मिलर्स को भी फायदा है क्योंकि ज़्यादा धान उनको मिल रहा है प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन स्टॉक ज़्यादा होने से बाजार में कीमतें गिर सकती हैं, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। कुछ मिलर्स तो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्टॉक से नए ऑर्डर मिलने में दिक्कत हो रही है। एक्सपोर्टर्स पर क्या असर है, तो मिक्स्ड असर है। एक तरफ भारत का निर्यात रिकॉर्ड पर है, तो वहीं स्टॉक ज़्यादा होने से ग्लोबल प्राइस गिर रहे हैं। इंडियन राइस अब $350 से $360 प्रति टन पर बिक रहा है, जो थाईलैंड या वियतनाम से सस्ता है। एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, लेकिन कीमत कम होने से प्रॉफिट कम हो रहा है। अगर हम एमएसएमईज पर देखें कि उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, तो राइस प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट से जुड़े एमएसएमईज को बूस्ट मिला क्योंकि ज़्यादा स्टॉक से काम बढ़ा उनका। लेकिन अगर सरकार डायरेक्ट सेल बढ़ाएगी तो ये एमएसएमईज नए रिटेल चैनल्स में पार्टनर बन सकते हैं, जो एक अवसर है उनके लिए। कुल निर्यात पर भारत आज की तारीख में दुनिया का 40% चावल निर्यात करता है। स्टॉक हाई होने से 2026 में निर्यात और बढ़ सकता है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड रिशेप हो रहा है। पाकिस्तान, थाईलैंड जैसे देशों पर प्रेशर बढ़ेगा। कुल मिलाकर भारत का दबदबा बढ़ेगा, लेकिन प्राइस वॉर शुरू हो सकता है। अब इसे बिजनेस एंगल से अगर हम देखें तो रिस्क क्या है? स्टोरेज क्रंच बड़ा रिस्क है। गोदाम फुल हैं, नया सीजन आने वाला है। अगर नहीं बिका तो चावल खराब भी हो सकता है। सब्सिडी बोझ बढ़ रहा है। सरकार को एक्स्ट्रा स्टॉक रखने में करोड़ों रुपए लग रहे हैं। ग्लोबल प्राइस गिरने से अन्य देशों के साथ ट्रेड वॉर हो सकता है। पानी की कमी से लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन का रिस्क हो रहा है। अब इस बढ़े स्टॉक के साथ कोई अवसर भी हैं क्या? बिल्कुल हैं। डायरेक्ट सेल से आम आदमी को सस्ता चावल मिलेगा, महंगाई कंट्रोल होगी, एक्सपोर्टर्स के लिए नए बाजार खुल सकते हैं। एथनॉल प्रोडक्शन बढ़ाकर पेट्रोल में ब्लेंडिंग से नया रेवेन्यू बनाया जा सकता है। एमएसएमई को रिटेल और प्रोसेसिंग में ग्रोथ का चांस है। ऐसे में सरकार को जल्दी OMSS यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम बढ़ानी चाहिए। किसानों को डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंसेंटिव दें, जैसे दालें या मिलेट्स उगाने पर। एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिलीफ दें ताकि कॉम्पिटिटिव रहें। एमएसएमई
के साथ पार्टनरशिप बनाएं डायरेक्ट सेल के लिए। कुल मिलाकर स्मार्ट प्लानिंग से ये समस्या एक अवसर में बन सकती है। दर्शकों, ये खबर सकारात्मक है क्योंकि ये दिखाती है कि भारत की फूड सिक्योरिटी कितनी मजबूत है। कोई इमरजेंसी हो तो हम तैयार हैं। किसानों की मेहनत का ये फल है और निर्यात से देश को डॉलर्स मिल रहे हैं। लेकिन चुनौतीपूर्ण पहलू ये है कि ज़्यादा चावल उगाने से पर्यावरण पर भी बोझ बढ़ रहा है, पानी की कमी हो रही है और मिट्टी का डिग्रेडेशन भी हो रहा है। सरकार को ज़्यादा स्टॉक से बचने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहिए और फसल डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना चाहिए। कुल मिलाकर ये एक अच्छा मौका है सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ बढ़ने का। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा विश्लेषण। कैसा आपको लगा हमारा ये विश्लेषण कमेंट में ज़रूर लिखें और कौन कौन से विषयों को, कौन कौन सी खबरों को हमें इस विश्लेषण में शामिल करना चाहिए, यह भी आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे हमारी टीम का, सभी का हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए नए और बेहतर कंटेंट ला पाने में सफल हो पाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।